हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टू डेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये जो 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। आप इसको मिस मत कीजिएगा। देखो, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होते हैं, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आर यू रेडी? देन गिव थम्स अप। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं भी शेयर करता हूँ, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और मैं भी शेयर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए, जब तक सब जुड़ जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। हाँ, जितने ज़्यादा जुड़ जाएंगे हमारे साथ उतने उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्हें जो टाइम का खास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपके मतलब आपके पास होते हैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब ये आपकी कंसिस्टेंसी बना के रखना है। आज से ही आपको बेनिफिट बनाना है, मतलब आज से आपको हैबिट एक बनाना है, एक आदत आपको बनाना है आज से ही कि यानी खाली 1 मिनट लगना चाहिए एक क्वेश्चन का, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब ये कोशिश करना ही करना है, ठीक है। ये हैबिट बनाना बनाना है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप ऐसा हैबिट नहीं बना लोगे तो कल को आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम आप अपने आप को करोगे या आप पहले से ही तैयार रखोगे अपने आप को, ठीक है। यानी आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखोगे ना, प्रॉब्लम से बचोगे कल। सो आई होप सब ऐसा ही करेंगे, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। 2 PM का जो क्लास रहता है, 2 बजे का क्लास रहता है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू इसमें रहते हैं। आप सब इसको अटेम्प्ट कर लो। डेली होता है, ठीक है। पेपर 1 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, आज एमसीक्यूज हो रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में पीवाईक्यूज भी हो रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चाहे यूनिट 1 के हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 है, चाहे यूनिट 4 कम्युनिकेशन के हैं, चाहे यूनिट 10 हायर एजुकेशन के हैं। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ठीक है। 2021 के भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ओके, आप वहाँ जाओ और वहाँ उनको अटेंड कर लो। ओके, give your thumbs up, then we will begin our today's MCQ series. Yes, are you ready? Give your thumbs up. Very good. Let's begin then. Let's get started. Let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। What should you do to prepare for a hurricane? हरिकेन के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए प्रिपेयर कैसे रहोगे। हरिकेन मीन्स ये भी एक स्टॉर्म होता है, एक विंड आ जाती है, ठीक है, बहुत तेज लहरें आ जाती है। ओके, इससे बचने के लिए आपको क्या करोगे। ए है प्रिपेयर फॉर ए सेफ्टी रूट, यानी हम सेफ्टी रूट अपना लेंगे। बी अरेंज फॉर इमरजेंसी फूड एंड वाटर, हम पहले ही फूड और वाटर अरेंज कर लेंगे। सी बोथ ए एंड बी दोनों। डी नन ऑफ द अबव, यानी निम्नलिखित में से कोई नहीं। ओके, सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। हरिकेन होता है एक विंड, ठीक है,
मतलब एक तेज आंधी होती है, एक तेज आंधी की तरह। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो, हरिकेन क्या होता है? समुद्री तूफान जैसे होता है ना। समुद्री तूफान के लिए अगर वो आएगा तो उससे आप क्या करोगे, ठीक है, वो बताना आपको। आप सेफ्टी रूट अपना लोगे, ठीक है, या आप फूड और वाटर जो है उसको अरेंज करके रखोगे पहले ही, इमरजेंसी के दौरान वो काम में आ जाएगा, या दोनों, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों। हम सेफ्टी रूट अपना लेंगे जब समुद्री तूफान आ जाएगा, हरिकेन जैसे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम फूड एंड वाटर जो है उसको पहले ही अरेंज करके रखेंगे, इमरजेंसी के दौरान हमें काम में आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल के आपको बताने 3 मेन कंपोनेंट्स। ए है एवापोरेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन। बी है एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। सी है रेन, स्नो, स्लीट। डी लिक्विड, सॉलिड, गैस। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताने 3 मेन कंपोनेंट्स वाटर साइकिल की। बहुत अच्छा, सब आंसर करो, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये 3 जो मेन कंपोनेंट्स है वाटर साइकिल के। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे वाटर बॉडी है ना। वाटर बॉडी में क्या हुआ है कि सनलाइट पड़ गई है, सनलाइट की वजह से क्या हुआ कि वाटर इवापोरेट हो गया। क्या हो गया? इवापोरेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन हो गई, यानी जो वाटर चढ़ा, यानी जो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स चढ़ा है ना। हाँ, तो यानी इवापोरेशन हो गई है, एक गैस की फॉर्म में वो ऊपर चढ़ा, तो उसको क्लाउड बन गए, ठीक है। कंडेंसेशन हो गई, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कंडेंसेशन के बाद जब इसी पे फिर यानी जो बादल क्लाउड्स होते हैं उस पे आप ये जो सन की रोशनी पड़ती है तो ये थोड़े मतलब मेल्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि यानी क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स वो फिर फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन या इन द फॉर्म ऑफ स्नो। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जब भी गिरेगा ज़मीन पे, जब भी गिरेगा वाटर बॉडीज पे इन द फॉर्म ऑफ रेन या इन द फॉर्म ऑफ स्नो, सो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो उसके बाद ये दोबारा आ जाता है एक वाटर बॉडी में, ठीक है, चाहे लेक होगा, चाहे ओशन होगा, चाहे रिवर होगा, है ना। सो दैट मीन्स इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वाटर साइकिल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। द रिश्टर स्केल मेजर्स, रिश्टर स्केल क्या मेजर करती है ये बताना है आपको। सब आंसर करो। रिश्टर स्केल क्या मेजर करती है? ए द नंबर ऑफ डेथ्स, क्या नंबर ऑफ डेथ्स को मेजर करती है। बी द साइज ऑफ इट्स एपिसेंटर, एपिसेंटर को मेजर करती है, कहाँ पे हुआ है ना। सी द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक, या अर्थक्वेक से जो एनर्जी निकलती है वो। डी है द बॉडी वेव्स काउंट, ठीक है। हाँ, कितनी वेव्स, यानी वेव्स को काउंट करता है। तो ये आपको बताना रिश्टर स्केल किसको मेजर करता है। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। रिश्टर स्केल किसको मेजर करता है? तो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से जो एनर्जी निकलती है उससे रिश्टर स्केल के माध्यम से मापा जाता है ना। हाँ,
मतलब इसको मेजर किया जाता है थ्रू रिक्टर स्केल। ठीक है, किसको, कि उसमें कितनी, हम कहते हैं ना कि मतलब रेंज क्या था उसका, और क्वेक का रेंज क्या था, है ना। सो उस रेंज को जो मेजर किया जाता है वो रिक्टर स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट फ्लड। यानी यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो फ्लड को प्रिवेंट करता है। ठीक है, यानी फ्लड जो जब आ जाता है तो उसको बचाता है, इनमें से कौन सा मेथड है। ए है लीवीज, बी है विंडिंग स्टॉर्म स्ट्रीम्स, सी है एफिशिएंट सीवेज सिस्टम्स, डी है ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है जब फ्लड आ जाता है तो कौन सा मेथड हमें अपनाना पड़ेगा। ओके, सब आंसर करो। लीवीज का मतलब है एक नेचुरल या नहीं, नेचुरल या आर्टिफिशियल एक वॉल बनता है जो ब्लॉक करता है वाटर को। ठीक है, हाँ, हम एक वॉल बना लेते हैं, एक दीवार बना लेते हैं, या नेचुरल वॉल खड़ा खुद होता है, तो पानी जहाँ से जाना चाहता है हम वहाँ से नहीं जाने देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स लीवीज। ठीक है, हाँ, अगर अभी भी समझ में नहीं आ गया, फ्लड जो है, फ्लड मतलब जब आ जाता है तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड अपनाना है। लीवीज मीन्स हमें मतलब दीवार खड़े करने हैं, है ना, तो उस वाटर को ब्लॉक करने के लिए जो हम जहाँ से हम नहीं चाहते कि ये वाटर यहाँ से निकले, इस तरह विंडिंग स्ट्रीम्स हम बना लेंगे, यानी स्ट्रीम्स हम बना लेंगे, सीवेज सिस्टम हम बना लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सेकंड, इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी सारे ये जो लीवीज है ना, हम वाटर को ब्लॉक करने के लिए हम बना लेंगे वॉल्स। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह विंडिंग स्ट्रीम्स हम बना लेंगे, जो हमें जब हम पता चलेगा कि नहीं फ्लड आ जाएगा, उनसे पता चलता है ना। एफिशिएंट सीवेज सिस्टम हम रखेंगे। ठीक है, जो रिवर समंदरों में जो कूड़ा करकट मतलब वहाँ से आता है, तो मैंने हम सफाई कर लेंगे इसका। ठीक है, लैक्स का, पॉन्ड्स का। ठीक है, हाँ, सो ऑल द अबव आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर टू प्रिवेंट द फ्लड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। फ्लैश फ्लड डिफर्स फ्रॉम ए नॉर्मल फ्लड। एक फ्लैश फ्लड जो आता है वो डिफर करता है नॉर्मल फ्लड से। कैसे? बाय सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर एज इट इज लाइकली टू कॉज मच मोर डैमेज। सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? बोथ ए एंड बी, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है। सडन इंक्रीज होता है, ठीक है, किसमें? वाटर लेवल में, फ्लैश फ्लड की वजह से। तो पहले फ्लैश फ्लड हम देखते हैं, फ्लैश फ्लड क्या होता है और नॉर्मल फ्लड। नॉर्मल फ्लड जब होता है, या पहले फ्लैश फ्लड की हम बात करेंगे। फ्लैश फ्लड जो होता है मतलब ये होता है जब हैवी रेनफॉल होगी, है ना, एक्सेसिव रेनफॉल जब होगी कम टाइम में, फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स, 8 आवर्स या 5 आवर्स, इस 5 आवर्स में जब बहुत तेज बारिश होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फ्लैश फ्लड आ सकता है। ठीक है, हाँ, यानी मतलब फ्लैश फ्लड को कहा जाता है कि लेस देन 6 आवर्स में जो बारिश होगी
और वो भी तेज़ बारिश होगी तो उससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो उसकी वजह से एक मतलब इंक्रीज जब होगी वाटर लेवल की, यानी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज होगी वाटर लेवल की, तो उसे ऑटोमेटिकली डैमेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नॉर्मल फ्लड जो होता है, यानी फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से हो सकता है। ठीक है, हाँ। या नॉर्मल फ्लड हम बोलेंगे कि यानी आहिस्ता आहिस्ता, यानी बहुत टाइम तक बारिश होती है, 4 दिन 5 दिन बारिश हो, उसके बाद फ्लड आ सकता है। ठीक है, बट फ्लैश फ्लड मतलब बहुत कम टाइम में आ सकता है। ठीक है, यस, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। दैट मीन्स कि इसमें फ्लैश फ्लड जो डिफर करता है वो कैसे फ्लड करता है नॉर्मल फ्लड से। फ्लैश फ्लड मतलब अचानक इंक्रीज हो जाती है वाटर लेवल की। ठीक है, जब तेज बारिश होगी 6 घंटे की, आप खुद फील कर लो कि क्या होगा उस वक्त। इसी तरह डैमेज हो जाएगा, है ना, देन नॉर्मल फ्लड से ज़्यादा डैमेज हो जाएगा फ्लैश फ्लड की वजह से। ओके, यस, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। द पॉइंट एट विच अ फॉल्ट फर्स्ट रैप्चर्स इन द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड। आपको बताना है, यानी वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक निकल के आता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ। ए है हाइपोसेंटर, बी है एपिसेंटर, सी है माउथ, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी जहाँ से पहले अर्थक्वेक निकल के आता है, ठीक है, फिर वो फैल जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो या पूरे एरिया में, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट हाइपोसेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ। देखो जिस जगह हो गया है उसको कहते हैं एपिसेंटर। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में किसी जगह हुआ होगा, दैट इज एपिसेंटर। ठीक है, अब जहाँ से निकला हुआ होगा, है ना, द पॉइंट एट विच अ फॉल्ट फर्स्ट रप्चर्स इन द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड। पहले जहाँ से निकला होगा, ठीक है, हाँ, तो उसको कहते हैं हाइपोसेंटर। ओके, सो ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी अर्थ में जो वाटर है ना, वो किस शेप में है। अर्थ में जो वाटर है, अर्थ पे जो, यानी इस धरती पे जो वाटर है, ज़्यादा वाटर, मेजॉरिटी मीन्स आपको बताना मेजॉरिटी किस में है। ठीक है, हाँ, किस फॉर्म में, किस शक्ल में है। ए ओशंस, बी एटमॉस्फेयर, सी फ्रेश वाटर लेक्स एंड ग्लेशियर्स, डी रिवर्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी इस धरती पे जो वाटर है, पानी है ना, तो वो किस शक्ल में है ज़्यादा। ए ओशंस, बी एटमॉस्फेयर, सी फ्रेश वाटर लेक्स एंड ग्लेशियर्स, डी रिवर्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो सब आंसर करो, जो भी क्लास को देख रहे हैं वो आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, ओशंस, यानी ज्यादा पानी किस में है, ओशंस में है, यानी ओशंस की शक्ल में है। ठीक है, हाँ, समंदरों की शक्ल में है ज़्यादा। देखो एटमॉस्फेयर में नहीं है, फ्रेश वाटर लेक्स एंड ग्लेशियर्स ये भी कम है, रिवर्स में भी कम है, मतलब ज़्यादा सारा पानी रिवर्स का वो कहाँ जाता है, ओशंस में। ओके, दैट मीन्स पानी सारा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ओशंस में है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो आंसर करो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन सोलर एनर्जी इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल, यानी आपको बताना है यहाँ पे कि जो
सोलर एनर्जी है वो किसके लिए मतलब जिम्मेदार है? ठीक है, ए प्रेसिपिटेशन, बी ए विंड, सी ए एरोजन ऑफ अर्थ मटेरियल्स, डी ए ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो किसके लिए जिम्मेदार रहती है, प्राइमरीली किसके लिए जिम्मेदार रहती है? ए प्रेसिपिटेशन, बी विंड, सी इरोजन ऑफ अर्थ मटेरियल, डी ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब तुरंत आंसर करो सब। देखो 1 मिनट में सबों का आंसर आना चाहिए, कुछ बाद में आंसर करते हैं। आंसर मैं जब दिखाता हूँ उसके बाद कुछ आंसर करते हैं, इसलिए आप साथ साथ में आंसर करो, ओके। और अच्छे नेटवर्क में रहो जहां आपको अच्छे दिखाई देगा ये, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके रेस्पॉन्सिबल सोलर एनर्जी, इसके रेस्पॉन्सिबल है प्रेसिपिटेशन की भी, विंड की भी, इरोजन ऑफ अर्थ मटेरियल्स की, ओके। तो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड इन इंडिया इज, नेचुरल हजार्ड आपको बताना है, ठीक है। हाँ, जो ज़्यादा आता है इंडिया में, ठीक है, जो ज़्यादा बार होती है, रिकरिंग होती है ना, बार बार होती है, तो वो कौन सी है? ए है अर्थक्वेक्स, बी है फ्लड्स, सी है लैंडस्लाइड्स, डी है वोल्केनोज। वोल्केनोज अभी अगर पता नहीं है किसी को, वोल्केनोज मीन जब लावा और गैसेस निकलते हैं, कहाँ से? वोल्केनो से, दैट इज वोल्केनोज। सब आंसर करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेचुरल हजार्ड जो इंडिया में होते हैं, आपको बताना है बार बार कौन होता है? रिकरिंग, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, कोशिश करो। अगर आपको नहीं आता है तो फिर भी आप कोशिश करो। अगर आपको नहीं आता है कोशिश करके देखो, ठीक है, गेस करके देखो। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोबारा मैं बताऊंगा, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आता है, जो भी नेचुरल हजार्ड बार बार होता है, पीरियडिकली बार बार होता है, रिपीटेडली होता रहता है, ठीक है, तो वो कौन सा है? बट आपको इंडिया कंट्री का बताना है। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज। सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा और रुकते हैं, अगर किसी को अभी समझ में नहीं आएगा वो आंसर करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? फ्लड्स। फ्लड्स अक्सर आ जाते हैं, फ्लड्स अक्सर रिपीट होते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, इसको आप बोलना नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन द वे ऑफ हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। इन्हें आपको बताना है किस में ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकता है, किस रीजन में अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकता है। ए सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, बी है कोस्टल रीजन, सी है हिमालयन रीजन, डी है इंडियन डेजर्ट। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन द वे ऑफ हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है, ये आपको बताना है, यानी किस में ज्यादा अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। वेरी गुड। इसमें सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, बी ए कोस्टल रीजन, सी है हिमालयन रीजन, डी है इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से किस में ज़्यादा खतरा रहता है ना, अर्थक्वेक्स का।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, हिमालयन रीजन। हिमालयन माउंटेन्स जो है, हिमालयन रीजन जो है, उसमें ज़्यादा खतरा रहता है किसका? अर्थक्वेक्स का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो गाइज, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो। तो अभी आंसर करो फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपके पास टाइम है। Which of the following natural disaster can occur as a result of the Earth's internal heat? यानी कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो होता है किसके कारण? अर्थ के इंटरनल हीट जो होती है उसके कारण होती है। ए हरिकेन्स, बी फ्लड्स, सी अर्थक्वेक्स, डी टोर्नेडोज। सब आंसर करो। वेरी गुड। आपको पता होनी चाहिए टर्म्स के बारे में। आफ्टर शोइंग द आंसर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हरिकेन्स क्या होते हैं, मैंने बोला था अभी। फ्लड्स क्या होता है ना, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, टोर्नेडोज क्या होते हैं। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, अर्थक्वेक्स। यानी जब जमीन के अंदर हीट पैदा होती है, ठीक है, तो उस हीट की वजह से, उस गर्मी की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है। लावा फट जाता है तो उसके बाद अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। टॉर्नेडोज होता है यानी एक डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये विंड से रिलेटेड होता है, यानी ये डिस्ट्रक्टिव विंड होती है। ज़मीन पे एक विंड चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे विंड चलती है, तो दैट इज टोर्नेडोज। ऐसे फ्लड्स वाटर से रिलेटेड है ना। हरिकेन्स भी ये विंड से रिलेटेड, यानी जो समुद्री तूफान आ जाता है तो ये उसके रिलेटेड है। सो इनमें से एक ही रिलेटेड है, जो अर्थक्वेक है वो ही, मतलब अर्थ के रिलेटेड है, और इंटरनल हीट की वजह से अर्थक्वेक होता है। जो अर्थ में इंटरनल हीट होती है तो वो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखना। टोर्नेडो जो है ये एक डिस्ट्रक्टिव विंड होती है जो धरती पे उठती है, ओके। सो विंड के रिलेटेड है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। द अर्थक्वेक वेव्स दैट हैव ट्रांसवर्स मोमेंट्स आर नोन एज, यानी वो अर्थक्वेक वेव्स जिनको ट्रांसवर्स मोमेंट्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ए प्राइमरी वेव्स, बी सेकेंडरी वेव्स, सी सरफेस वेव्स, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, इसे आंसर करो। द अर्थक्वेक, मैं दोबारा बता, द अर्थक्वेक वेव्स दैट हैव ट्रांसवर्स मोमेंट्स आर नोन एज, यानी वो अर्थक्वेक मोमेंट्स जैसे जिनकी ट्रांसवर्स मोमेंट मीन्स ऐसे, है ना, इस शक्ल में, यानी ट्रांसवर्स वेव में पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, उनको ट्रांसवर्स मोमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो उनको क्या कहते हैं, उन अर्थक्वेक वेव्स को, है ना, जो ट्रांसवर्स मोमेंट्स में चलते हैं, पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, ठीक है। तो
उनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स या सरफेस वेव्स, नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ओके, सेकेंडरी वेव्स किनको कहते हैं, जब वो ट्रांसवर्स मूवमेंट्स में होंगे, ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स, तो उसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामीज? जो सुनामीज आते हैं समंदरों में, है ना, तो सुनामीज का जो मेन कॉज क्या रहता है? ए, बिकॉज ऑफ ओशन फ्लोर मूवमेंट induced by an earthquake and producing gigantic waves. B, as a result of hurricane. C, volcanic eruption in the sea. D, none of the above. सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। मेन कॉज आपको बताना है सुनामीज का। आपको पता होना चाहिए सुनामी क्या है ना। अगर पता नहीं है मैं बता दूंगा बाद में, पहले आप आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, बिकॉज ऑफ ओशन फ्लोर मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक एंड प्रोड्यूस्ड गिगेंटिक वेव्स। यानी ये अर्थक्वेक की वजह से जब समंदरों में जो पानी होता है या उसमें जब मूवमेंट होती है, ठीक है, तो सुनामी आ जाती है। सुनामी आ जाती है इन्हें ओशन में, ठीक है, तो वो किसकी वजह से आ जाती है सुनामी? तो या तो अर्थक्वेक की वजह से आ जाती है, या अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स की वजह से आ जाती है, ठीक है, या वोल्केनिक इरप्शन से आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक तो अर्थक्वेक की वजह से आ जाती है सुनामी, दूसरा लैंड स्लाइड्स की वजह से, तीसरा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे मेन काज है सुनामीज का, वो है अर्थक्वेक, ठीक है, और गिगेंटिक वेव्स जो वहाँ से निकल के आती है, तो उसकी वजह से सुनामी आ जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। इंडियन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसड सुनामी इन द ईयर। इंडियन कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे सुनामी आया था, बहुत बड़ी सुनामी आई थी, तो वो किस साल में आई? 2005, बी 2004, सी 2006, डी 2007। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, है ना, बी पार्ट 2004 में इंडियन कोस्टल एरियाज में सुनामी आ गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक्स ऑकरिंग एट प्लेट बाउंड्रीज? प्लेट बाउंड्रीज पे जब अर्थक्वेक आ जाता है ना, तो कितनी परसेंट वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं? ठीक है, हाँ ये बताओ। कितनी परसेंटेज के चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के
प्लेट बाउंड्रीज पे। प्लेट बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल सरफेस होता है, ठीक है। हाँ, तो जिसमें जहाँ पे बहुत मतलब वेलोसिटी होती है, बहुत तेज़ स्पीड होती है, तेज़ डायरेक्शन होती है, ठीक है। हाँ, सो चाहे विंड की होगी, है ना, तेज़ डायरेक्शन। सब आंसर करो, वेरी गुड। प्लेट बाउंड्री पे कितने परसेंट के चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने के? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट 90%। मैक्सिमम परसेंट चांसेस होते हैं कहाँ पे? प्लेट बाउंड्रीज। क्यों प्लेट बाउंड्रीज पे? क्योंकि वहां पे ज्यादा तेज स्पीड होती है, वहां पे डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी अचानक चेंज हो जाती है। ओके, सो ये ध्यान में रखना प्लेट बाउंड्रीज पे। इसको देखना, प्लेट बाउंड्रीज इसको कहते हैं अच्छे से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। द पॉइंट वाई द मोमेंट दैट ट्रिगर्स एन अर्थक्वेक इज, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि यहां से अर्थक्वेक आ गया है? सब आंसर करो, वेरी गुड। ए है डिप, बी है एपिसेंटर, सी है फोकस, डी है स्ट्राइक। द पॉइंट वाई द मोमेंट दैट ट्रिगर्स एन अर्थक्वेक इज, ये आपको बताना है। वेरी गुड, सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17, इसको आंसर करो आप। द अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इन एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इन एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द, आपको बताना है कि जो अर्थक्वेक का डिस्प्लेसमेंट रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ए एपिसेंटर, बी डिप, सी स्लिप, डी फोकस। अर्थक्वेक का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। जो अर्थक्वेक का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट स्लिप। क्या बोलते हैं उसको? स्लिप, यानी कितनी चेंज है इसकी वेलोसिटी में, है ना, टाइम के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, स्लिप। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following describes the build up and release of stress during an earthquake? आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कौन सा डिस्क्राइब करता है ना, कौन से एक्सप्लेन करता है कि जब बिल्ड अप जब हो जाती है अर्थक्वेक, या रिलीज जब हो जाता है अर्थक्वेक, तो उसको आपको बताना है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब थोड़ा सा करना है। ए है मॉडिफाइड मर्कली स्केल, बी है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, सी है द ट्रेवल टाइम डिफरेंस, डी है नन ऑफ द अबव।
ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कि बिल्डअप और रिलीज जब हो जाता है अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, तो वो किस में एक्सप्लेनेशन दी गई है, किस में डिस्क्राइब किया गया है, मॉडिफाइड मर्कली स्केल में, या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, या ट्रैवल टाइम डिफरेंस। यहाँ पे नन ऑफ द, ये पीपल नहीं है, ठीक है। हाँ, सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में ऐसे बोला गया है। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी और क्वेक के रिलेटेड है, तो बिल्डअप एंड रिलीज ऑफ स्ट्रेस उसी में बोला गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। सी लेवल अराइजेस प्राइमरीली एज ए रिजल्ट ऑफ, सी लेवल की जो बहाव होती है, सी लेवल जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो किसके कारण बढ़ जाती है? ए हैवी रेनफॉल, बी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, से सबमरीन वोल्केनिज्म, डी एस सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सब आंसर करो, वेरी गुड। सी लेवल जब राइज हो जाता है, बढ़ जाती है प्राइमरीली, ठीक है, तो वो किसके कारण बढ़ जाती है? सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यानी जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं उसके कारण क्या होता है? सी लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। सी लेवल तब बढ़ जाती है जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। अगर दोबारा पूछा जाएगा आंसर, या ये क्वेश्चन पूछा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या हो सकता है, हाँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो आप उसमें चूज करना आंसर राइज ऑफ सी लेवल। ओके, सो ये ध्यान में रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप रेडी रहो, ठीक है। हाँ, सो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो और आंसर करो। कंपैरेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इज टू बी कंडक्टेड फॉर। कंपैरेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, ये स्टडी जो है, इसको किस लिए कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ए द होल ईयर, होल ईयर के लिए कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी एनवायरमेंट को कंपेयर किया जाता है बाकी स्टेट्स के साथ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, तो होल ईयर किया जाता है। 3 सीजन्स एक्सक्लूडिंग मानसून, 3 सीजन्स को मानसून के बगैर। सी एनी 3 सीजन्स, कोई भी 3 सीजन। डी द वर्स्ट सीजन, या जो वर्स्ट सीजन है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाता है ना, उस वो कैसे देखा जाता है? क्या पूरे साल में, या 3 सीजन्स में मानसून के बगैर, या कभी कहीं भी कोई भी 3 सीजन्स, या वर्स्ट सीजन जो होता है? वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? द होल ईयर, यानी इसको देखा जाता है होल ईयर में, पूरे साल में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द इंडियन पीपल ईच ईयर। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि एक नेचुरल हजार्ड जिसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है इंडिया के लोगों पर हर साल। ए साइक्लोन्स, बी है फ्लड्स, सी अर्थक्वेक्स, डी है लैंडस्लाइड्स। सब आंसर करो। यानी ज़्यादा जिसका खतरा रहता है इंडिया के लोगों पर
ठीक है, ऐसा नेचुरल हजार्ड आपको बताना है। ऐसा नेचुरल हजार्ड कौन सा है? वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नेचुरल हजार्ड है, ठीक है, जिसका ज़्यादा इफेक्ट होता है इंडिया के लोगों पर हर साल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, फ्लड्स। यानी फ्लड्स के कारण ज़्यादा खतरा रहता है इंडिया के लोगों को, ठीक है। यानी ज़्यादातर फ्लड्स जो नुकसान पहुंचाते हैं और ज़्यादा ये होते हैं इंडिया में, ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों पर, ठीक है। लोगों के रहन सहन पर, लोगों के मतलब खाने, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है। तो जब ज़्यादा ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, हाँ, तो उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं और सडन फ्लड्स आ जाते हैं तो लोगों का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन होता है एक स्टॉर्म, ठीक है। ये विंड की स्टॉर्म जब हो जाती है ओशंस में, ठीक है, या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब विंड आ जाती है तो साइक्लोन बन जाता है। इस तरह अर्थ को एक तरह लैंड स्लाइड्स, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको देखो और आंसर करो। सुनामी ऑकर्स ड्यू टू, देखो यहाँ पे भी है, सुनामी कैसे आ जाती है। देखो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। माइल्ड अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशन, स्ट्रांग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशन, सी स्ट्रांग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द माउंटेन्स, डी स्ट्रांग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द डेजर्ट। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सुनामी का कारण क्या रहता है, सुनामी कैसे आ जाते हैं वो बताना आपको। सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशन। जब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आ जाते हैं ओशन के अंदर और लैंडस्लाइड्स जब आ जाते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है? सुनामी आ जाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो और आप आंसर करो। व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर वोल्केनिक इरप्शन? वोल्केनिक इरप्शन की करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? वर्टिकल एक्सप्लोजन ऑफ गैस एंड ऐश, क्या ये है? बी एक्सप्लोजन और एमिशन ऑफ लावा, एशेज एंड टॉक्सिक गैसेस, सी एफ बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना है वोल्केनिक इरप्शन की करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है वो आपको बताना है। सब कोशिश करो, ठीक है। आंसर सब करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सो देख, सी पार्ट इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों करेक्ट है, ठीक है।
वर्टिकल एक्सप्लोजन गैस, मैंने बोला है पहले ही, वोल्केनिक इरप्शन किसको बोलते हैं, जब गैसेस और लावा निकल के आता है वोल्केनोज से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। इस तरह एक्सप्लोजन और इमिशन ऑफ लावा है ना, मैंने बोला कि लावा निकल के आता है, टॉक्सिक गैसेस निकल के आते हैं, एशेस निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये एक्सप्लेनेशन दिए, दोनों एक्सप्लेनेशन किसके, वोल्केनिक इरप्शन के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच प्लेस ऑन अर्थ इज नोन एज रिंग ऑफ फायर एज इट हैज द अर्थ्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज। इन्हें किस प्लेस को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इसमें ज्यादा वोल्केनोज होते हैं, इस प्लेस में ज्यादा वोल्केनोज है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो किस प्लेस को कहा जाता है, ए है यूरोप, बी है पैसिफिक ओशन, सी है साउथ अमेरिका, डी है नन ऑफ दीज। सब आंसर करो, वेरी गुड। विच प्लेस ऑन अर्थ इज नोन एज रिंग ऑफ फायर एज इट हैज द अर्थ्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज, यानी रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्केनोज रहते हैं, ठीक है, तभी इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और प्लेस का नाम बताना आपको, वेरी गुड, सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या, पैसिफिक ओशन, यानी पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा वोल्केनोज होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें ज्यादा अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है। ए है चाइना, बी है फिलीपाइंस, सी है साउथ कोरिया, डी है जापान। सब आंसर करो। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया आप लाइक कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे पहले आंसर करो, किस कंट्री में ज्यादा अर्थक्वेक्स आ जाते हैं वो आपको बताना है। ये है चाइना, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया, जापान। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट चाइना। चाइना में ज्यादा अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। सो फिलीपाइंस में भी आ जाते हैं, बस इतने ज़्यादा नहीं जितने चाइना में आ जाते हैं। साउथ कोरिया में भी ज़्यादा नहीं आते हैं, जापान में भी ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आ जाते हैं चाइना में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यूज, ठीक है, ऑन पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करके, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप फीडबैक दे दो, अपना फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैसा रहा आपको आज का एमसीक्यू सीरीज़। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। तो यहाँ से आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ना। सो अगर आपको कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख लो, उसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।